चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर की शुरुआत होती है भगवान के नाम के साथ। चलो, टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर की एक बात बता दूं आप लोगों को, क्या कि IUPAC में क्या होता है, हेलो एल्केन को RX होता है हेलो एल्केन, और इसको शो कैसे करते हैं, शो करते हैं हेलो एल्केन, हैलोजन और एल्केन। पहले हैलोजन प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल CH3Cl, इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। पहले प्रीफिक्स हैलोजन पहले लिखा जाए, ठीक है। CH2CH2Cl, जैसे लॉन्ग चेन ये मान लो, 1 पे भी क्लोरो 2 पे भी क्लोरो, तो 1 2 डाई क्लोरो, फिर 2 कार्बन है तो इथेन, तो प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं। वहीं पर अगर ऐसा आ जाता है तो कंपलसरी है कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करें। ब्रोमीन पहले आता है तो इसी को 1 लिखना जरूरी है, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो और 2 पर क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 पर क्लोरो, और फिर 2 कार्बन का इथेन। वहीं पर कुछ कॉम्प्लेक्स आ गया, जैसे CCl3 का होल थ्राइस CCl, कुछ ऐसा कंपाउंड आ गया आप लोगों के NCERT में, बहुत मस्त। तो CCl3 3 है, और 3 लगातार, इसका मतलब ये नहीं है बॉस, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, जब भी CCl3 या CH3 आ जाए इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ब्रांचिंग में है, किससे, उस कार्बन को ढूंढना है, ये कार्बन। तो इस कार्बन से यहाँ CCl3 है, यहाँ CCl3 है, यहाँ CCl3 है, और यहाँ सिर्फ एक क्लोरीन है। आपको इसको समझना है। तो आप इसको अगर ड्रॉ करना चाहते हैं एलाबोरेट करके, तो ये C है, ये Cl 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 Cl, इधर C Cl Cl Cl, इधर C, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl। तो अगर आप देखें, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर आप देखते हैं 1 पर 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो लगे हुए हैं, 2 पर 1 क्लोरो लगा हुआ है, 3 पर 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है, टोटल 7 क्लोरीन है। जबकि 2 पर अगर मैं ये पूरा देखता हूं बेटा, ये क्लोरीन नहीं है, यहाँ पर कार्बन भी है, तो इसका मतलब 2 पर कहीं ना कहीं मिथाइल भी है, क्योंकि मिथाइल मतलब एक कार्बन है, और 3 क्लोरीन है, तो इसका मतलब 2 पे कहीं ना कहीं ट्राई क्लोरोमिथाइल है। तो सबसे पहले वही लिखा जाएगा, 2 पर ट्राई क्लोरोमिथाइल। उसके बाद 1,1,1, क्योंकि 1 पर 3 क्लोरीन है, फिर 2 पर एक बार है, फिर 3,3,3, 3 पर भी 3 बार है, टोटल मिलाकर 7 हेप्टा क्लोरो, और फिर आखिर में 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो इसका मतलब 2 क्लोरो, 2 पर ये है ट्राइक्लोरोमिथाइल, मतलब 3 क्लोरीन है और एक कार्बन, 2 पर ट्राइक्लोरोमिथाइल है, फिर 1 पर 3, 2 पर 1, 3 पर 3, तो 1,1,1, 2,3,3,3, हेप्टाक्लोरो, 7 क्लोरो है, प्रोपेन है। तो इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर चलता है। अगर मैं बेंजीन की बात करता हूं, तो बेंजीन में बच्चों ये होता है बेंजीन का हेलो एरीन, जिसमें एरीन का मतलब एरोमेटिक, मतलब बेंजीन से है यहाँ पर। और अगर इसमें कुछ ऐसा आ जाता है Cl और इधर Br, तो यहीं से नाम शुरू करना है जहां से Br है। मैं बार बार कहता हूं अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, फिर 2 पर क्लोरो, और फिर आखिर में बेंजीन लिया जाएगा, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, इसका नाम आ जाएगा, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, इसका नाम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है कि बेंजीन को हम लोग C6H6 कहते हैं। बेंजीन पर अगर कोई एक वैलेंसी खाली हो जाती है तो उसे C6H5 कहा जाता है, और बेंजीन की अगर 2 वैलेंसी खाली हो जाती है, ये और ये,
तो इसे कहते हैं O, ऑर्थो पर खाली हुई है तो OC6H4। अगर मान लीजिए ऐसे खाली हो गई तो इसे MC6H4 मेटा, और अगर ऐसे खाली होती है इधर और इधर तो इसे कहते हैं पैरा C6H4। तो H4 का मतलब है दो वैलेंसी खाली हो जाती है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे CH3 OCl C6H4, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। एक बात ध्यान रखिएगा कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इज मोर प्रायोरिटी ज्यादा है देन हैलोजन। इसका मैं एक सीधे सीधे तरीका बताता हूं आप लोगों को, ऐसी ट्रिक बताता हूं जिंदगी भर याद रखेंगे। बेटा एक तो नाम के पहले वाला भाग होता है उसे कहते हैं प्रीफिक्स, और एक नाम के बाद वाला भाग होता है सफिक्स। हमेशा याद रखना सफिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट, सफिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान करते हैं हेलो एल्केन बोलते हैं, मतलब हेलो पहले बोलते हैं, इसका मतलब वो प्रीफिक्स है। और एल्केन या एल्कीन, इन एन आइन नाम के पीछे लगता है, मतलब एन इन आइन तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके मुकाबले, हैलोजन के मुकाबले। ये आपको ध्यान रखना। चलिए इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले CH3 बनाएंगे, फिर CH बनाएंगे, और C6H4 को देख के मैं समझ गया ये बेंजीन है, बेंजीन जिसकी दो वैलेंसी खाली है। और O को देख के समझ गया दूसरी चीज यहाँ पे लगी होगी जो कि Cl है, CH और डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक हैलोजन है और एक डबल बॉन्ड है, और हमें पता है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसीलिए मैं इसको ओपन चेन को मेन चेन मानूंगा, मतलब ये है मेरी मेन चेन। और जब बेंजीन साइड चेन में आ जाती है, मेन चेन में नहीं आती, तो बेंजीन को बेंजीन नहीं फिनाइल बोला जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नंबरिंग यहां से शुरू होगी क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड करीब है। अब 3 पर जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है ये आ जाएगा 1' मतलब बेंजीन का पहला कार्बन, और ये 2' मतलब बेंजीन का दूसरा कार्बन। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, 3 पर लगा हुआ है और ऐसे को ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो 3 पर क्या है, 3 पर 2' क्लोरो, क्लोरो है, और बेंजीन को साइड चेन में क्या कहते हैं, फिनाइल। तो 2' पर क्लोरो फिनाइल है, और 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्यूटीन, या फिर ब्यूट 1 इन भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है। ये क्वेश्चन है। पर अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल कर दूं, मतलब CH3 CH और फिर कर दूं OCl C6H4 CH2 CH3, मैंने थोड़ा सा चेंज करा है, और देखिए कैसे केमिस्ट्री पूरी चेंज हो गई। CH3 फिर CH से बेंजीन जुड़ा हुआ है, हाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Cl है हाँ, और CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पर बेंजीन पे ही फंक्शनल ग्रुप है, तो बेंजीन को ही मेन चेन मानेंगे। ये फर्स्ट है बेंजीन का, और ये सेकंड है। सेकंड से जो, अब बेंजीन क्योंकि मेन चेन है भाई, तो सेकंड से जो जुड़ा हुआ है ये 1' हो गया, ये 2' हो गया, और ये 3' हो गया। इसका मतलब ये प्रोपाइल हो गया, क्योंकि ये साइड चेन में चला गया, प्रोपाइल 3 कार्बन। और 1' पर क्या है, ऑलरेडी एक और मिथाइल भी है जो मेन चेन में नहीं आ पाया। तो सबसे पहले मेन चेन के सेकंड से जुड़ा हुआ है 2 ब्रैकेट, 2 पर क्या है 1' मिथाइल, 1' पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, मिथाइल, और फिर 3 कार्बन है, प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 पर क्लोरो, अल्फाबेटिकली में क्लोरो पहले आएगा तो हम पहले लिखेंगे 1 क्लोरो, फिर 2 पर 1' मिथाइल, और फिर 3 कार्बन प्रोपाइल, और फिर आखिर में बेंजीन, क्योंकि बेंजीन मेन है। तो वहां पर बेंजीन मेन नहीं था क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा थी, तो बेंजीन फिनाइल बन गया। यहाँ बेंजीन मेन है तो बेंजीन बेंजीन रहा। ये है हेलो एल्केन हेलो एलीन का IUPAC नोमेनक्लेचर। अब देखते हैं इसका MOP। MOP में अगर आप पहला रिएक्शन देखते हैं, MOP बहुत क्लियर है हालांकि इसकी, कि फ्रॉम एल्केन, एल्केन से कैसे बनाया जाता है, बहुत सिंपल है। एल्केन क्या होते हैं बच्चों, एल्केन को शॉर्टकट में RH से दिखाया जाता है, RH, R मतलब एल्काइल और H मतलब हाइड्रोजन, एल्केन। इसमें अगर मैं Cl2 डालता हूं या कोई भी हैलोजन डालता हूं Hµ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एक H एक Cl के साथ चला जाता है और बन जाता है RCl, और HCl निकल जाता है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों के लिए, जैसे एग्जांपल है CH4, तो CH4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 और H, बिल्कुल, और इसमें मैं Cl2 डाल देता हूं Hµ। जब भी Hµ लिखा हो मतलब सनलाइट है,
तो इसका मतलब एक H एक Cl के साथ चला जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cl और HCl अलग से निकल जाएगा। ये रही पहली। बिल्कुल डाल सकते हैं आप, Cl डाल सकते हैं। हमारे पास टोटल 4 हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें हम क्लोरीन और ब्रोमीन को थोड़ा अच्छा मानते हैं। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है तो इसकी रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, फास्ट होती है, इसलिए हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते कई जगह। और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है तो रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है, इसकी होती है फास्ट बहुत ज्यादा, और इसकी रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा स्लो। क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्शन स्लो होती है तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती है, तो इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं ये दोनों जिनका साइज ना तो बहुत छोटा होता है ना तो बहुत बड़ा होता है। हर जगह क्लोरीन और ब्रोमीन को ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। हालांकि ये जो रिएक्शन मैंने एल्केन से लिखी है बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, मैं आप लोगों को बता दूं क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन से बहुत ज्यादा बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, ये चलती रहती रिएक्शन आगे, पर अभी हमारा वो फिलहाल कंसर्न नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है। दूसरा रिएक्शन क्या है, कहां से बन सकता है, फ्रॉम एल्कीन से। एल्केन से सीख लिया, अब एल्केन से सीखिए। एल्कीन से डबल बॉन्ड से एल्कीन ले लो कोई भी, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लो, इसमें हम सीधे ब्रोमीन डाल देते हैं। ब्रोमीन किसकी प्रेजेंस में डालते हैं, ब्रोमीन CCl4 की प्रेजेंस में डालते हैं। एक तरह का सॉल्वेंट है जो ब्रोमीन को ऐड करवाने में मदद करता है। ब्रोमीन 2 है, आप लोग देख सकते हैं, एक ब्रोमीन इधर ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन इधर ऐड हो जाएगा, CH2 CH2, एक ब्रोमीन इधर ऐड हो जाएगा, एक ब्रोमीन इधर ऐड हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसे कहते हैं ब्रोमिनेशन, क्योंकि ब्रोमीन ऐड हो रहा है। ब्रोमिनेशन, ठीक। बी, अगर इसमें डबल बॉन्ड में एक और तरीका है, अगर मैं HBr डाल, मतलब हाइड्रोजन भी डाल रहा हूँ और ब्रोमीन भी डाल रहा हूँ, तो इस रिएक्शन को हाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन भी डालना और हैलोजन भी डालना, दो चीजें डालना, हाइड्रोजन हैलोजन दोनों डालना, तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक पे हाइड्रोजन आएगा एक पे हैलोजन आएगा, और ये बन जाएगा CH2, एक H आ जाएगा तो CH3 CH2Br। यहाँ पर ये रिएक्शन कहीं पे भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एक जैसे हैं, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन। नहीं, ये किसी की प्रेजेंस में नहीं होता बेटा। जब मैं कुछ नहीं लिख रहा इसका मतलब कुछ प्रेजेंस में नहीं है, अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब किसी की प्रेजेंस जरूरी है। यहाँ पर किसी की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। पर बेटा यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, क्या, किसे, यहाँ पर इक्वल है। अभी आपका क्वेश्चन मैं जान गया क्या पूछ रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्डेड इक्वल कार्बन है। पर अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता जहां पर अनसिमेट्रिक एल्कीन होता, जैसे यहाँ पर एक डबल बॉन्डेड कार्बन को आप देखें तो एक पे एक हाइड्रोजन है, एक पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर HBr का एडिशन दो तरीकों से हो सकता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा था, दोबारा पढ़ेंगे। एक मार्कोनिकॉफ। सर मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होता है, और ब्रोमीन जाता है वहां पर जहां पर कम हाइड्रोजन होता है, तो इससे ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि 2 डिग्री प्रोडक्ट बने। ये मार्कोनिकॉफ एडिशन। जबकि यहाँ पर हो सकता है एक एंटी मार्कोनिकॉफ भी, अगर आप उल्टा चाहते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ करवाएंगे, और एंटी मार्कोनिकॉफ अपने आप नहीं होता। जैसे मार्कोनिकॉफ अपने आप होता है, किसी चीज की प्रेजेंस की जरूरत नहीं पड़ती, एंटी मार्कोनिकॉफ में किसी चीज की प्रेजेंस की जरूरत पड़ती है। वो कौन है, वो है पेरोक्साइड। इसीलिए कई बार इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है बच्चों, जिसमें हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, उल्टा। अब हाइड्रोजन जाएगा वहां पर जिसपे पास कम हाइड्रोजन हो, और ब्रोमीन जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन। इस तरह से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो ज्यादातर 1 डिग्री में। तो ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है एल्कीन से बनने का। एल्कीन से एक और तरीका है बनने का, वो है सी पार्ट, वो है एलाइलेशन। एलाइलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एलाइल कार्बन किसे कहते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन सिंगल वाला बॉन्ड जुड़ा होता है, मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड, उसे एलाइल कार्बन कहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं है, जरा ध्यान से देखिए इधर, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, हाँ जी, ये इससे जुड़ा हुआ एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये वाला कार्बन हुआ एलाइल कार्बन। अगर मैं यहाँ पर Cl2 डाल देता हूँ और टेम्परेचर ले लेता हूँ 783 केल्विन,
783 केल्विन का मतलब बच्चों 500 डिग्री सेल्सियस है, और कई बार 500 डिग्री सेल्सियस की जगह यूवी रेडिएशंस भी लिख दिया जाता है, क्योंकि यूवी रेडिएशन का टेम्परेचर भी 500 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने टेम्परेचर पर एक बात आप लोगों को लर्न कर देनी पड़ेगी कि रिएक्शन एलाइल कार्बन पे होगा। इसका मतलब हैलोजन जो है एक हाइड्रोजन को यहां से हटाएगा, एक H के साथ Cl बना देगा और एक Cl इधर लग जाएगा, CH2 Cl, और बाकी डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। इस बात को आपको गांठ मारना, यही चीज कितना होना चाहिए 5-1, अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 510 डिग्री 500 डिग्री, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। एक है दूसरा साइड चेन हैलोजिनेशन, ये भी वही एक तरह का एलाइलेशन है बच्चों। साइड चेन हैलोजिनेशन में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, वही बेंजीन व एलाइलेशन। अब ध्यान से देखिए, ये टोलुइन है, आप सभी को पता है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे तो ये वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है। बेंजीन में तो सारे ही कार्बन डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ कार्बन वो सिंगल बॉन्डेड है। सेम वही रिएक्शन Cl2 करूं, बट यहाँ पर टेम्परेचर उतना नहीं चाहिए होता है, यहाँ पे टेम्परेचर काफी कम चाहिए होता है, 383 केल्विन चाहिए होता है। रिएक्शन वही होती है, एलाइल कार्बन पर एक हैलोजन का लगना, इस तरह की रिएक्शन। तो आप लोग समझ जाइए, ये 4 तरीके हैं जिससे आप बना सकते हैं बनाने के। बाद तीसरा तरीका, मतलब पहला एल्केन से था, दूसरा एल्कीन से, 4 तरीके हो गए। तीसरा है हेलो एल्केन बनाने का तीसरा तरीका अल्कोहल से, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे बनाया जाए? अल्कोहल से 3 तरीके हैं। पहला यूजिंग HX, पहला तरीका। अब ये HX में क्या क्या हो सकता है? HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, और HI हो सकता है। HF नहीं हो सकता क्योंकि उसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा विगरस होती है। अगर HCl की बात करूं तो HCl डायरेक्ट लैब्स में मिलता है, और इसको हम ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस। और इसमें लूकस टेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन से जब अल्कोहल रिएक्ट करता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, टर्बिडिटी आती है, जिससे हम पहचान लेते हैं अलग अलग अल्कोहल्स। बात HBr की आती है तो बच्चे HBr डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है। तो ये बनाया जाता है किससे? KBr और H2SO4 से। बात HI की करते हैं तो HI और अनस्टेबल होगा क्योंकि आयोडीन का साइज और बड़ा होगा। तो ये बनाया जाता है KI और H3PO4 से। यहाँ पर हम H2SO4 का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, जो बनाते हुए HI बनेगा और उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि H2SO4 is not used with alcohol as it is an oxidizing agent. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which ऑक्सीडाइजेस, मतलब HI बनाएगा बट HI को I2 में ऑक्सीडाइज करवा देगा और रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। बी, हम यूज कर सकते हैं अल्कोहल में PCl3 का या PCl5 का, किसी का भी यूज कर सकते हैं इन दोनों में से। और सी, यूजिंग SOCl, इसे कहते हैं डार्जेन प्रोसेस, क्योंकि डार्जेन ने किया था, डार्जेंस प्रोसेस। और ये रिएक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है। क्यों अच्छी मानी जाती है ये भी मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि इट इज मोस्ट प्रिफर्ड रिएक्शन। इट इज मोस्ट प्रिफर्ड रिएक्शन, अच्छी रिएक्शन मानी जाती है। क्यों मानी जाती है बच्चों? एज द बाय प्रोडक्ट्स आर गैशियस, क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट्स, जो बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जो आपके मेन प्रोडक्ट के साथ बन रहे होते हैं, मेन प्रोडक्ट के साथ बनने वाले। एज द बाय प्रोडक्ट्स आर गैशियस व्हिच escapes leaving behind the main product.
मेन प्रोडक्ट को छोड़कर बाकी गैस में उड़ जाते हैं। आइए देखते हैं, एक एक रिएक्शन देखते हैं। ए, यूजिंग HX का पहला पार्ट HCl, ठीक है। क्या होता है, ROH के साथ HCl डाल दिया जाता है, H2O निकल जाता है बच्चों, बनता है RCl और निकल जाता है H2। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन को सबसे फास्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड सबसे जल्दी उसमें टूटता है। आप देख पा रहे हैं R+ बन रहा है, मतलब कार्बोकैटायन बन रहा है, तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट करेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का बेसिस है। तो इसका मतलब जब 3 डिग्री अल्कोहल को डाला जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल में HCl डाला जाता है, तो HCl मतलब जो RCl बनता है, RCl की एक व्हाइट कलर की झाग होती है जिसे केमिस्ट्री में टर्बिडिटी कहते हैं। तो ये रिएक्शन तुरंत हो जाती है, तो इसीलिए हम कहते हैं इमीडिएट टर्बिडिटी। वहीं पर अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन इतना फास्ट देता नहीं, जिसकी वजह से मुझे कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2 डालना पड़ता है। यहाँ पे रिएक्शन होती है, इतनी फास्ट नहीं होती, टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स होती है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 1 डिग्री अल्कोहल की, ये डाल दिया जाता है, ये डाल दिया जाता है, ये डाल दिया जाता है, तब भी रिएक्शन नहीं होता। टर्बिडिटी मतलब होती है व्हाइट रंग की झाग, ठीक है, क्लाउडीनेस। 1 डिग्री अल्कोहल क्योंकि लीस्ट स्टेबल होता है, रिएक्शन होने को नहीं होती, तो क्या कर देती है, टर्बिडिटी देती ही नहीं। ये टर्बिडिटी ऑन हीटिंग, गर्म करने पे रिएक्शन होती है, नहीं तो नहीं होती। इस तरह से हम लोग अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाए, मैं ये तरीका इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसे कहते हैं लूकस टेस्ट, क्योंकि लूकस साहब ने इसको सबसे पहले किया। अगर वहीं पर मैं सेकंड बात करता हूं HBr की, तो HBr के लिए मैंने आपको अभी अभी बताया, आप ROH में HBr नहीं डालते, आप क्या डालते हैं, KBr और H2SO4। इन दोनों के मिलने से बनता है HBr, तो वहां से आपका क्या बन जाता है, RBr, हेलो एल्केन बन गया, ब्रोमो बन गया। अब इसी तरह से HI की बात करूं तो ROH में हम लोग क्या डालते हैं, HI डायरेक्टली नहीं डालते, KI के साथ क्या डालते हैं, H3PO4। यहाँ H2SO4 भी नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, बता दिया हम लोगों ने, क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इससे क्या बनता है, RI। तो इससे हेलो एल्केन आप लोगों के बन गए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसके बी के तरीके को, यूजिंग PCl3 या फिर PCl5, तो अगर मैं अल्कोहल को PCl3 में डाल दूं तो रिएक्शन मुझे ऐसे लिखनी पड़ती है, 3 RCl लेने पड़ते हैं बच्चों, 3 RCl, ताकि 3R 3Cl के साथ 3 RCl बना दे और POH 3 के साथ निकल जाए। यहीं पर अगर PCl5 की बात होती है बच्चों, रिएक्शन में थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है। हम कैसे लिखते हैं, अलग तरीके से, एक R एक Cl के साथ क्या बनाती है, RCl, सबका अलग मैकेनिज्म होता है। एक H भी एक Cl के साथ क्या बनाती है, HCl। फिर बची हुई चीज क्या है, PO और Cl कितने बच गए हैं, 3, तो PO और Cl 3, ये निकल जाता है फॉस्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड। इसके बाद अगर C की बात करता हूं, यूजिंग SOCl2, थायोनील क्लोराइड का इस्तेमाल करना। इसका नाम बच्चों थायोनाइल क्लोराइड है, और इस रिएक्शन का ही नाम है डार्जन प्रोसेस, जो मैंने कहा है बहुत अच्छा है। अभी पता लगेगा कैसे। मान लिया मैंने ROH ले लिया, ROH के अंदर SOCl2 डाल दिया,
तो एक R एक Cl के साथ क्या बनाएगी, RCl, ये मेरा हेलो एल्केन है, यही मुझे चाहिए था। एक H एक Cl के साथ HCl बना देगी। आप सभी को मैं बता दूं कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक फ्यूमिंग लिक्विड होता है। फ्यूमिंग लिक्विड मतलब लिक्विड होता है बट ये गैस बन के उड़ती रहती है। और बचा क्या है, बचा एक S और दो O मतलब SO2। तो यहाँ से SO2 गैस निकल गई, तो बचा सिर्फ हेलो एल्केन। यही मेरी रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट है। इसका मतलब मुझे इस रिएक्शन में सेपरेट करने का कोई झमेला नहीं है। अब तीन रिएक्शन आपने कर ली बच्चों। पहली एल्केन से बना दिया हेलो एल्केन, दूसरा एल्कीन से बना दिया और तीसरा अल्कोहल से बना दिया। इन सभी तरीकों के बाद आपने क्या जज किया, आपने ये जज किया कि सर क्लोरीन और ब्रोमीन का बनाना बहुत आसान है बट फ्लोरीन और आयोडीन बनाना आसान नहीं है। सर फ्लोरीन और आयोडीन कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करिए। तो फ्लोरीन और आयोडीन डायरेक्ट नहीं बन सकते, इसीलिए दो साइंटिस्टों ने कहा जितने कार्बन का आपको फ्लोरीन या क्लोरीन चाहिए पहले उतने कार्बन का आसानी से बनने वाला हेलो एल्केन बना लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे 2 कार्बन का फ्लोरीन चाहिए, 2 कार्बन का डायरेक्ट फ्लोरीन बनाना इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 कार्बन का जो आसानी से बन जाता है क्लोरीन या ब्रोमीन वो बना लेंगे, फिर उस क्लोरीन या ब्रोमीन को फ्लोरीन के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। तो यहीं से बात आती है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो रिएक्शन होती हैं बच्चों। पहली स्वार्ट्स, ये किसके लिए है बच्चों, फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए ये रिएक्शन बहुत फेमस है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम RX ले लेते हैं। यहाँ पर X का मतलब जो आसानी से बन जाएगा क्लोरीन या ब्रोमीन, और उसके साथ ले लो AgF। तो क्या होगा बच्चों, AgX निकल जाएगा और F लग जाएगा और बन जाएगा तुम लोगों का फ्लोरोएल्केन आसानी से। और इसी तरह से एक और रिएक्शन है बच्चों, उसका नाम है फिंकलस्टीन। वो किसके लिए है, आयोडीन के लिए, फॉर आयोडो, वो आयोडीन के लिए। उसमें X क्या होता है, या तो Cl होगा या तो Br होगा, उसके साथ लिया जाता है NaI बेटा जी, और यहाँ पर लिया जाता है ड्राई एसीटोन। मैंने आपको कहा था आयोडीन की रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, उसको रोकने के लिए यहाँ ड्राई एसीटोन लिया जाता है। यहाँ क्या होता है बच्चों, NaX के साथ निकल जाता है, Ri बन जाता है और NaX निकल जाता है। ड्राई एसीटोन क्या करता है, यूज्ड टू प्रिवेंट द रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी को रोकता है। क्यों, क्योंकि NX को प्रेसिपिटेट कराने में मदद करता है। प्रेसिपिटेट मतलब रिएक्शन से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे रिएक्शन रिवर्ट नहीं होती, रिवर्सिबल नहीं होती। तो इसका मतलब MOP हो चुका है हेलो एल्केन का। अगर मैं कहूं तो हेलो एल्केन के MOP में आप लोगों ने कितने रिएक्शन देखी, सबसे पहली कहां देखी, एल्केन से। दूसरी आपने कहा देखी, फ्रॉम एल्कीन से, एल्कीन से बन रहा था। एल्कीन से मैंने आपको करवाया A, किसका यूज करवाया, सिर्फ ब्रोमीन का यूज करवाया CCl4 की प्रेजेंस में। फिर मैंने B करवाया यूजिंग HBr। HBr को ऐड करना भी मैंने दो तरीकों से सिखवाया, मार्कोनिकॉफ से सिखवाया और एंटी मार्कोनिकॉफ से सिखाया। C एलाइलेशन सिखाया मैंने, जब एलाइल कार्बन पे लगेगा, और D मैंने सिखाया बेंजाइलेशन, मतलब साइड चेन हैलोजिनेशन, जिसे साइड चेन हैलोजिनेशन कहते हैं। बेंजीन पर साइड चेन पर हैलोजन रखना। थर्ड मैंने क्या करवाया बच्चों, फ्रॉम अल्कोहल से करवाया। अल्कोहल से मैंने पहला सबसे पहले A क्या करवाया, यूजिंग HX। HX से फिर मैंने HCl, HBr और HI तीनों करवाए। B दूसरा था यूजिंग PCl3 या फिर PCl5, और C था यूजिंग SOCl2, जो सबसे अच्छा रिएक्शन माना जाता है। चौथा मैंने करवाया बच्चों हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये दो तरह के थे, A स्वार्ट्स किसके लिए, फ्लोरीन के लिए, और B फिंकलस्टीन किसके लिए था, आयोडीन के लिए।
इसी से खत्म होता है MOP हेलो एल्केन। मैं 1 मिनट का पॉज टाइम दे रहा हूं, आप प्लीज इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ें। तो ये एक बड़ा काम करा। इसके बाद आइए हम करते हैं आगे MOP हेलोवेरिन। MOP हेलोवेरिन्स इसमें 2 ही हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की नहीं है बात यहाँ पर। 2 कौन सी है? पहली हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हैलोजिनेशन। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, बहुत इजी सी, जिसमें बेंजीन लेते हैं और उसमें Cl2 या कोई भी डालते हैं और उसमें AlCl3 डालते हैं या FeCl3 डालते हैं। अब ध्यान करेंगे इसमें थोड़ा सा, अगर मैं Br2 डालता हूं तो मुझे AlBr3 या फिर FeBr3 डालना पड़ता है। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाता है, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, यहाँ पर भी वही नौटंकी है, मतलब आयोडीन और फ्लोरीन डायरेक्ट नहीं बनता। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए सेकंड तरीका याद करते हैं, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेटा ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला अब आप जान गए होंगे, N2+Cl- होता है। ये कैसे बनता है? ये बनता है एनिलीन, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 में NaNO2 और HCl डालने पर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसमें बड़ी अतरंगी रिएक्शंस होती हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहला, अगर मैं इसमें डाल देता हूं
HCl इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 या फिर CuCl, तो क्या होता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये Cl H के साथ निकल जाता है, यहाँ से N2 गैस अलग निकल जाती है और ये Cl जो बचता है वो बेंजीन पे आके लग जाता है। CuCl2 कैटलिस्ट है, उसका कोई रोल नहीं है, यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पर N2 गैस और HCl लग जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगर मैं दूसरे नंबर पर यहाँ डाल दूं HBr और उसमें Cu2Br2 डालूं, कई जगह CuBr भी लिखा होता है, एक ही बार होती है सर, उन दोनों में क्या लग जाएगा, यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा और N2 गैस और HCl निकलेंगे। इन दोनों रिएक्शनों को करवाने वाले सैंडमेयर थे, इसीलिए इन दोनों को सैंडमेयर्स रिएक्शन कहा जाता है। अगर मैं इसमें डाल दूं Ki तो पोटेशियम आयोडाइड, उससे भी बात बन जाती है बच्चों, क्या KCl के साथ लग जाता है, N2 गैस अलग निकल जाती है और इस केस में बेंजीन के ऊपर आयोडीन लग जाता है, N2 और KCl, इसे भी सैंडमेयर रिएक्शन कह देते हैं। एग्जाम में आए तो मत लिखना सैंडमेयर रिएक्शन, क्योंकि आधे टीचर थोड़े से बेवकूफ होते हैं। इसके बाद चौथा रिएक्शन, अगर बच्चों मैं इसमें डाल देता हूं HbF4, तो HbF4 से इस रिएक्शन को कहते हैं बाल्ज-शाइमन रिएक्शन, बाल्ज-शाइमन रिएक्शन, और इस रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, N2 निकलता है, HCl निकलता है और उसके साथ BF3 भी निकलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैंने पहली रिएक्शन की एकदम कॉपी कर दी, पहले में HCl थी, इसमें भी HCl डालो, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में डालेंगे, एकदम पहला रिएक्शन ही होगा, बस तुम समझ लो अंतर इतना है, वहां पर कैटलिस्ट Cu2Cl2 था, यहाँ पर कैटलिस्ट कॉपर पाउडर है, इस रिएक्शन का नाम अलग है, गेटरमैन रिएक्शन है। तो एग्जाम में सैंडमेयर रिएक्शन आए तो वो लिखनी है, गेटरमैन रिएक्शन आए तो ये लिखनी है। इसी के साथ सारा एमओपी खत्म हो गया। अब चलते हैं तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज के पास। जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं बच्चों, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। लार्जली डिपेंड करता है किस पर, लार्जली डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितना डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा बच्चों वैंडर वॉल फोर्स होगा, और जितना वैंडरवाल फोर्स होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो पहली चीज क्या आ गई, जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, बेसिकली ये बॉइलिंग पॉइंट को शो करता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, मतलब जितना ज्यादा किसी में ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिमेट्री, मतलब जिसमें ज्यादा सिमेट्रिकल होगा कंपाउंड वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। मैं एग्जांपल साथ के साथ दे रहा हूं, जैसे CH3Cl और CH3Br, तो इसमें Br वाले का ज्यादा होगा क्योंकि मास ब्रोमीन का ज्यादा है। इसका एग्जांपल CH3CH2 CH2Cl और CH3CH3Cl, दोनों में सेम है मास, 3 कार्बन क्लोरीन 3 कार्बन क्लोरीन, बट फिर भी पहले वाले का ज्यादा होगा दूसरे वाले में क्योंकि ब्रांचिंग है। सिमेट्री की बात करता हूं तो अगर मैं बात करता हूं डाइक्लोरोबेंजीन की, तो इसका ज्यादा होगा, खासकर मेल्टिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इससे भी ज्यादा और मेटा वाले से भी ज्यादा। ये खासकर किसकी बात कर रहा हूं मैं, मेल्टिंग पॉइंट की। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कि हेलो एल्केन पोलर कंपाउंड है। क्यों पोलर कंपाउंड है, क्योंकि RX में ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। सभी जानते हैं हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो हेलो एल्केन आर पोलर, यस दे आर पोलर, और वाटर इज आल्सो अ पोलर सॉल्वेंट, यस वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो हेलो एल्केन्स आर पोलर बट स्टिल इनसॉल्युबल इन वाटर, परंतु फिर भी पानी में नहीं घुलता, इनसॉल्युबल होता है पानी। एज क्यों, क्योंकि हेलो एल्केन के आपस के जो बॉन्ड होते हैं ना वो ज्यादा मजबूत होते हैं। देखो क्या होगा, हेलो एल्केन एक है, एक दूसरा हेलो एल्केन है, इनके आपस के वैन वाल फोर्स, इनको तोड़ के ही तो ये पानी के साथ नए बॉन्ड्स बनाएगी। पर अगर एक बात बताओ, पुराने बॉन्ड्स ही ज्यादा स्टेबल हैं तो वो तोड़ के नए वीक बॉन्ड्स क्यों बनाएगी। तो यही बात आ जाती है एज
their older haloalkanes interactions are more stronger than newer haloalkanes water इंट्रैक्शन। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट। भैया कुछ के डाइपोल मोमेंट जैसे मान लो CH Cl 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 Cl, इसका डाइपोल मोमेंट CH Cl H Cl, इन दोनों में ये CCl4 है और ये CH2 Cl2। तो ये बहुत क्लियर वर्डिक्ट है कि इधर डाइपोल मोमेंट क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ से यहाँ कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल, नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेट डाइपोल मोमेंट नीचे जा रहा है, इधर नेट डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहाँ जाएगा, तो ये नॉन जीरो है। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हुआ? CH2 Cl2 का ज्यादा। डाइपोल मोमेंट में एक और बात याद रखनी है कि सिंगल बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है डबल बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट से। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये डबल बॉन्ड, ये sp2 कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन क्या हो रहा है? अगर क्लोरीन बॉन्ड को खींच रहा है तो ये कार्बन भी ना लगा पड़ा है, ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब दोनों ही टक्कर के हैं। कार्बन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है जाने नहीं दे रहा उसे, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन आराम से खींच रहा है। इसका मतलब यहां पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। डबल बॉन्ड के केस में डाइपोल मोमेंट हमेशा रट लीजिए कम होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। इसका मतलब जब क्लोरीन बॉन्ड को खींचेगा तो ये कार्बन भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो पीछे खींचेगा, मतलब जाने नहीं देगा मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है? दो पोल्स के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुआ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा। तो यहां पर क्लोरीन के पास जा रहा है बॉन्ड पर, फिर भी कार्बन sp2 कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन, याद करना है इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो बॉन्ड क्लोरीन की तरफ जा रहा है ये उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जाने नहीं दे रहा, तो मूवमेंट ज्यादा नहीं हो रहा। जबकि यहां पर मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, स्विफ्टली हो रहा है, क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्डेड नहीं है और ये जरा सा भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए ज्यादा मूवमेंट यहां हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ये है और यहाँ पर ये है क्लोरोबेंजीन और वो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, यहाँ पर भी यहाँ मूवमेंट ज्यादा होगा, डाइपोल मूवमेंट कम होता है डबल बॉन्डेड में, क्योंकि डबल बॉन्डेड, पांचवी बार एक ही बात सीधे बता रहा हूं, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 कार्बन होता है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होने की वजह से वो बॉन्ड जब क्लोरीन खींच रहा है तो वो पीछे की तरफ खींच रहा है, बैक प्रोवाइड कर रहा है, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से जाने नहीं दे रहा। जबकि यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड से क्लोरीन आसानी से जा रहा है, उसको कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा कार्बन। इसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर, जो कि मेन अपना सेगमेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की हेलो एल्केन की अगर मैं बात करूं बच्चों, हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी तीन मेजर भागों में बटी हुई है। पहला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल मतलब एक नेगेटिव जाता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है। दूसरा, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये तो बहुत ही इजी है। और तीसरा, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल के साथ। एक्टिव मेटल मतलब जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 सोडियम वोडियम हो जाते हैं ना, सोडियम मैग्नीशियम, इनको कहते हैं एक्टिव मेटल्स। तो ये तीन भागों में बटे हुए हैं। आइए पहला भाग इसका शुरू करते हैं, एसएन रिएक्शन। एक स्लाइड खत्म हो गई है, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
पहला भाग SN। SN का मतलब क्या है, एक बार समझा देता हूं तुम्हें। ये हेलो एल्केन्स है बच्चे, ये कोई न्यूक्लियोफाइल आया तो क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये R प्लस इस न्यूक्लियोफाइल के साथ चला जाएगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। नया न्यूक्लियोफाइल लग गया और पुराना न्यूक्लियोफाइल चला गया। ठीक है, पुराने न्यूक्लियोफाइल को लीविंग न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, लीविंग न्यूक्लियोफाइल। और जो आता है उसे कहते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, लिविंग न्यूक्लियोफाइल, इस तरह से रिएक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे हो सकती है, कौन कौन इस रिएक्शन में है। जैसे सबसे पहले अगर आप ध्यान करते हैं, सबसे पहले KCN आता है। KCN आता है तो बच्चों ध्यान रखना, ये प्लस है ये माइनस है, K प्लस है CN माइनस है। R C पे अटैक कर देता है, RCN बनता है और अलग से निकल जाता है KX। बच्चों कहानी में ट्विस्ट आता है जब AgCN होता है। आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर KCN कैसे टूट रहा है, K प्लस CN माइनस, मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ये वाला बॉन्ड इतना ज्यादा पोलर बॉन्ड नहीं होता, मतलब Ag के ऊपर प्लस इतना ज्यादा नहीं होता, CN के ऊपर माइनस इतना ज्यादा नहीं होता, तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट। ये है प्योरली आयोनिक, ये है कोवेलेंट, इतनी आसानी से प्लस माइनस में नहीं टूटता, बॉन्ड नहीं टूटता। तो R प्लस के पास एक ऑप्शन होता है N से अटैक करने, तो इसलिए ये बनाता है RNC और AgX निकलता है, बैक अटैक करता है। ठीक है बच्चों, इससे एक नई प्रॉपर्टी भी निकलती है CN की, क्या कि C से भी जुड़ सकता है और CN समय आने पर N से भी जुड़ सकता है। अगर C से जुड़ेगा तो उसे साइनाइड कहेंगे, अगर N से जुड़ेगा तो उसे आइसोसाइनाइड कहेंगे। C से जुड़ेगा तो साइनाइड कहेंगे, N से जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड कहेंगे। इस नेचर को, इसका एम्बिडेंट नेचर कहा जाता है। एम्बिडेंट नेचर मतलब अगर दो एटम है C और N, C से या N से, दोनों से जुड़ सकता है, बट एक समय पर एक ही से जुड़ेगा, या तो C से या तो N से। यहां पर क्या हुआ, KCN के केस में KCN आयोनिक था, आपको ये वर्ड याद रखना है, प्रीडोमिनेंटली आयोनिक या प्योरली आयोनिक। आपके NCERT में प्रीडोमिनेंटली आयोनिक है तो मैं वही वर्ड लिख देता हूं, जिसकी वजह से वो K प्लस CN माइनस में टूटा। C के पास ऑप्शन था अटैक करने का, तो R का अटैक कहां से हुआ, C से। यहां पर ये कोवेलेंट था, बॉन्ड नहीं टूटा, तो R का अटैक कहां हुआ, R का अटैक हुआ N से, इसलिए आइसोसाइनाइड बना। इसी तरह के दो और रिएक्शंस हैं बच्चों। तीसरा रिएक्शन जिसमें हम KNO2 लेते हैं, KONO होता है दरअसल, ये भी प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होता है, और प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होने के वास्ते R सीधे O पे अटैक कर सकता है। प्रीडोमिनेंटली आयोनिक का मतलब होता है ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा प्लस माइनस, तो RONO बनेगा। इसे हम बच्चों नाइट्राइटो कहते हैं, इसे साइनाइड कहते हैं और इसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। इसी तरह से बच्चों ONO एक ग्रुप है बेटा, जैसे CN एक ग्रुप है, ONO नाइट्राइटो ग्रुप है, एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगला वाला क्या है बच्चे, अगला वाला है AgONO, नाइट्राइटो ग्रुप है। यहां पर भी वही है बेटा, क्या ऊपर सिल्वर क्या करता था, याद करो, सिल्वर एक लेस रिएक्टिव मेटल है, ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड कभी टूटता ही नहीं है, N से अटैक होगा। R N से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, RN, और N के पास क्या है, दो ऑक्सीजन, तो सीधे बना देगा RNO2। NO2 क्या है, नाइट्रो। इसका मतलब अगर O से अटैक होगा तो ONO बनाएगा, नाइट्राइटो। अगर N से अटैक होगा तो NO2 बनाएगा, नाइट्रो। और इधर भी निकलेगा AgX। बेटा सेम ही है, जैसे CN और NC सेम है, ऐसे ही वैसे ही NO2ONO सेम है। यहाँ पर इसका एम्बिडेंट नेचर शो हो रहा है, वहां पर उसका एम्बिडेंट नेचर शो हो रहा है। ठीक है, अगला रिएक्शन अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, RONA के साथ, इसे विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं, ये आप लोगों के अगले चैप्टर में भी है।
जिसमें RO माइनस है और Na क्या है प्लस। जैसे ही मैंने ये बोला आपको समझ में आ जाएगा बाकी रिएक्शन कि R प्लस किसके पास जाएगा, O के पास। तो R बन जाएगा, ROR एथर बन जाएगा। और बचेगा क्या, बचेगा Na प्लस और वहां से X, तो बन जाएगा NaX। ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन जिसमें हम लोग आप लोगों को बताया था कि RC ट्रिपल बॉन्ड CNA से अगर करेंगे, इसका नाम है बच्चों सोडियम एल्काइनाइट। इसमें क्या होता है, Na के ऊपर बच्चों हमेशा याद कर लो प्लस चार्ज होता है। सर बस इतना बताना ही काफी था, क्योंकि आप जानते हैं अब R किससे अटैक होगा, अटैक करेगा कार्बन से। तो R अगर कार्बन पे लग जाएगा तो कार्बन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन से और वो जुड़ा हुआ है R से, तो इससे क्या बन गया हमारा, एल्काइन बन गया। और निकल के आ गया NaX। मैं 1 मिनट का पॉज टाइम दे रहा हूं, आप इन सबको देखिए आराम से, ये 6 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा क्या कह रहे हैं, एक बार बताइए। हाँ 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 हाँ, वो हम बताएंगे। वो एक रह गया, मिस हो गया। थैंक यू। इधर ही कर देता हूँ, इधर जगह थोड़ी सी वो है। इसी की एक्वस KOH के साथ, एक्वस मतलब पानी, KOH, तो K यहाँ पर प्लस होगा और OH माइनस होगा। तो जैसे ही मैं प्लस माइनस लिखता हूँ, एक अच्छा केमिस्ट्री का स्टूडेंट समझ जाता है कि अब अटैक इधर OH से होगा, तो इधर ROH बना देगा, मतलब कि अल्कोहल बना देगा, और KX निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह की ये 7 रिएक्शन हो गई। इसके बाद आता है सेकेंड टाइप की रिएक्शन। ये पहली टाइप की SN रिएक्शन, हाँ 7th हुआ ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ठीक है, अब आता है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या था बच्चों, ध्यान करिए जरा। पहली टाइप थी SN रिएक्शन, ये कर ली। दूसरी है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन, यहाँ पर एलिमिनेशन जो होता है उसे हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि होता क्या है, जैसे CH3 CH2 Cl है, इसमें KOH डाला, पर KOH किसके प्रेजेंस में डाला, अल्कोहल की प्रेजेंस में। वो एक्वस था बच्चों, ये अल्कोहल, दोनों में अंतर है। अल्कोहलिक QH में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्यों, इसका कारण सुनिए। क्योंकि अल्कोहल होता है RO माइनस बनता है, अल्कोहल RO माइनस देता है, इसका नाम है एल्कोक्साइड आयन। ये एल्कोक्साइड आयन एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है। एलिमिनेशन मतलब H प्लस निकालता है। कैसे, आपको समझाता हूं। ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस K प्लस और OH है माइनस। तो सबसे पहले क्या होगा, K प्लस इस HCl को लेके चला जाएगा KCl,
अब OH को लगना चाहिए इधर, OH जैसे इधर लगेगा इसका मतलब Cl माइनस चला गया, एक माइनस गया तो दूसरा माइनस आ रहा है, Cl माइनस गया तो दूसरा OH माइनस आ रहा है. What type of reaction is this? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. पर ऐसा नहीं होता, कहानी में ट्विस्ट. एल्कोक्साइड ऐसा होने नहीं देता. एल्कोक्साइड, इसके पास ये अल्फा कार्बन है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसके पास वाला कार्बन है बीटा, इस बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल लेता है. इस CH3 को मैं CH2H भी लिख सकता था, ये H यहां से निकल जाता है. तो इसका मतलब अल्फा कार्बन ने भी हैलोजन दे दिया, बीटा कार्बन ने हाइड्रोजन दे दिया. इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन. डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हैलोजन. हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों का रिमूवल. इससे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इससे मिलेगा H2. क्यों? क्योंकि OH माइनस इस H प्लस के साथ अब क्या बना देगा? H2 बना देगा. इसको आपको समझना पड़ेगा. जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, CH3CH2Cl. इसमें अगर हम एक्वस KOH डालते हैं तो CH3CH2OH बनता है. पर यहीं पर अगर मैं अल्कोहलिक KOH डालता हूं, अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो यहाँ क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बनता है. तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN, जिसमें एक नेगेटिव जा रहा है, दूसरा नेगेटिव आ रहा है. यहाँ क्या हुआ? यहाँ अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ. अगर आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल. क्योंकि अल्कोहल क्या बनाता है? एल्कोक्साइड आयन. और एल्कोक्साइड आयन क्या फेवर करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन. ये आपको समझना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद भी कर लीजिए. अब इसके बाद आते हैं टाइप 3 पर. टाइप 3 क्या है? टाइप 3 है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल. एक्टिव मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन में बेटा सबसे पहला पार्ट आता है सोडियम के साथ रिएक्शन विद सोडियम. इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन भी कहते हैं, आपने पहले भी पढ़ रखी. क्या होता है इस रिएक्शन में? RX के साथ Na डाल दिया जाता है, एक और RX का मॉलिक्यूल दिया जाता है और ड्राई एथर डाला. ड्राई एथर इसको क्या करता है? ड्राई एथर, दो NaX निकल जाते हैं, R जुड़ जाते हैं और दो NaX आपस में निकल जाते हैं. इससे हमें एल्केन मिलता है और वो एल्केन डबल कार्बन का होता है. इस बात का ध्यान रखें. अगर यही रिएक्शन बेंजीन में होती है तो उस रिएक्शन को हम फिटिक रिएक्शन कहते हैं, जिस रिएक्शन में हेलो एल्केन की जगह दो हेलो एरीन लिया जाता है. दो हेलो एरीन लिया जाता है और वो आपस में जुड़ जाता है. और इसी में एक और भी टाइप है वुड्स फिटिक. अब अपना दिमाग लगाइए तो जरा, अगर वुड्स रिएक्शन में दो हेलो एल्केन है, फिटिक रिएक्शन में दो हेलो एरीन है, तो फिट वुड्स फिटिक में क्या होगा? यस, यस माय डियर, यस. इसमें भी ड्राई ईथर होता है और ये करता है दो NaX. सब में यही होता है. डी रिएक्शन थोड़ी सी अलग है और यही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ये मैग्नीशियम के साथ की रिएक्शन है. मैग्नीशियम के साथ की रिएक्शन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया जाता है, भी बताऊंगा कैसे. RX बहुत सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें Mg डाल दिया जाता है. एनहाइड्रस कंडीशन, सूखे कंडीशन में हम लोग करते हैं. Mg बीच में लग जाता है. Mg बीच में अगर लग जाएगा तो क्या बनेगा? RMgX. ये क्या है? ये है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एग्जाम्पल के तौर पर CH3Cl को Mg के साथ डाल दिया जाता है एनहाइड्रस सूखे कंडीशन पे, तो क्या बन जाता है?
CH3MgCl मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये सूखे में क्यों बनाया जाता है? इट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन पे क्यों बनाया जाता है? क्यों? क्योंकि इट इज वेरी रिएक्टिव। इट इज वेरी रिएक्टिव। ये रिएक्टिव बहुत है एंड रिएक्ट्स इवन विद द traces of moisture, even with the traces of moisture। मतलब अगर आप ध्यान करें RMgX को अगर पानी के साथ मिला दिया जाए ना, पानी के साथ क्या होता है भाई साहब? अगर मान लो HOH के साथ ऐड कर जाएगा तो ये पूरा CH3 और H बना देगा एल्केन बना देगा। तो इसलिए इसको पानी से हम लोग बचाते हैं ताकि एल्केन ना बच जाए। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गई। बच्चों मैंने जैसे कहा था, प्रॉमिस किया था 2x स्पीड के साथ मैंने आप लोगों को बताया। अब आपकी एक जिम्मेदारी बनती है इसको बहुत अच्छी तरह से आज पढ़ने के लिए। मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए